Can I now call Mr. Mahesh Shetty on speak? मुझे जो बोलना था संजय ने सारी बातें करती हैं, लेकिन फिर कोशिश करूँगी दो चार चीज़ें आपके सामने रखूँ। कल राज्यसभा का सेशन शुरू हुआ और सेशन शुरू होने से पहले जो रस्मी अदायगी होती है कि जहाँ जहाँ कोई कैलमिटी आई हो या कोई मैसेकर हुआ हो या जिनसे सरकार से दिखाई सकती है वहाँ पे आपदा आई हो तो उसको कंडोलेंस पास किया जाता है। तो हमारे राज्यसभा में नीच से लेकर बांग्लादेश से लेकर के जहाँ कहीं बाढ़ अर्थक्वेक वगैरह वगैरह जो जहाँ तबाही हुई उसके ऊपर कंडोलेंस रेजोल्यूशन पास हुआ, लेकिन एक रेजोल्यूशन भी पास नहीं हुआ कि कश्मीर में जो बच्चे अंधे हुए हैं जिनकी जाने सड़कों में बुराना नहीं छोड़ दीजिए, लेकिन जो सड़कों में जो लड़कों को गोली से मौत आई जो मरे हैं उनके लिए एक कंडोलेंस रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ। और जीएसटी बिल को लेकर के बड़ी परेशान है सरकार की जीएसटी बिल कैसे पास हो, तो उसके लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ सब तमाम पार्टियों का जिन्होंने कश्मीर में एक स्वर में बोला और अब हमने सब एक यूनाइटेड फ्रंट पेश किया है तो आइए जीएसटी बिल भी सब लोग मिलकर के पास करते हैं। तो ये हालत है आज की, रबर बुलेट होगा कि पैलेट गन्स होंगे, इस पर बहस हो रही है पार्लियामेंट में। तो जो संजय ने बात बोली कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, and the question of understanding, I think that is central to what we are thinking and talking about today. The fact that our state, which is really a garrison state, what it is doing to the people in Kashmir, it is not only turning, I mean, Kashmir में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, but हम लोगों को वो किस तरह से they are reaching us of humanity, of the possibility of understanding and empathy, and I think that is why we must really protest. That we want to remain humans. We do not want to be leashed off. We do not want to turn into clones of Arnab Goswami. We do not want to be brutalized and brutes like, Arnab Goswami and the others. And so what you have today on television, as both Sanjay and before that Sukumar pointed out, you have hour after hour, prime time after prime time of madness, sheer madness. पागल की तरह कुछ बड़ी बड़ी मूंछों वाले बैठ जाते हैं और बातें करते हैं कि पाकिस्तान नीचे है, एक तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि लोग सड़कों पे क्यों आए हैं। तमाम तरह के एक्सप्लेनेशन इंक्लूडिंग कुरान मानी बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, तो इस तरह के तो इनके पास एनालिसिस है समझने के लिए कि हजारों लाखों लोग सड़कों पे क्यों उतरे हुए हैं। एक सोशियोलॉजिस्ट है जो लिखते हैं कि कश्मीर में मिलिटेंसी का कल्चर है, जैसे कि आयरलैंड और बास वगैरह में था, इसलिए मिलिटेंसी का कल्चर है, इसलिए जो कश्मीरी हैं वो सुबह जब दूध अंडा खरीदने जाते हैं अपने ग्रोसर के यहाँ तो कुछ they step over the box and they go. It's become like habit to them. They become immune to violence. I mean, who has become immune to violence? Is it the Indian state which has become immune to violence, or is it the people who have become immune to violence? That is a question we must ask, despite the decibel levels in the studios. And if you were to look at, I think Kumar also hinted at it, but if you were to look at the way in which this whole uprising is being analyzed and portrayed, it has to be fitted because A, Kashmir is largely Muslim, so, and what narrative can you have for Muslims except for the narrative of jihad? So somehow the Kashmiri uprising has to be fitted and molded into the jihad narrative. So you have somebody saying कि Kashmiri का problem है कि doesn't want secular constitution, they want a Sunni Islam और a Wahhabi Islam, और सबको बहुत problem है कि वहाँ पे जो इतने बढ़िया हमारे great nostalgia for lost Sufi traditions, अब वहाँ पे सलाफी आ गए, वहाँ पे वहाबी आ गए, अब यहाँ पे फलाना ढिमकाना, लेकिन उससे पहले क्या खूबसूरत था, तब आप क्या कर रहे थे जब इतना खूबसूरत था, लेकिन अब जो है आपको उसको जिहादी नैरेटिव में डालना है, तो इसलिए you will find a lot of news articles saying how Burhan Wani's last post was on Zakir Naik. So you have Zakir Naik, you have Nice attack, you have the attack in Bangladesh, in the cafeteria, and then you have this. So you have these linkages. So you turn it into some kind of international jihadist conspiracy. And to just give you two examples, both from Indian Express, which is otherwise doing stellar reporting. This is, the weekly column of Tableen Singh, which I'm told is hugely popular, but which, as subscribers, we should really protest against this weekly column. But so she writes that she begins her
Kashmir. The title is Jihad Unlimited, and she begins with, within hours of the attack in Nice, the President of France acknowledged that it was an act of Islamist terror. I consider this an important detail to begin this week's column because it is my view that a failure to acknowledge what is really happening in the Kashmir Valley is the main reason why we get no closer to finding a political solution. In fact, this is exactly what all the TV channels, what all the news agencies, what all the सरकारी spokespersons have been saying कि ये जिहाद है, ISI sponsored, Pakistan sponsored जिहाद है, वरना इसमें कुछ नहीं हो. So if you look at, for example, the news reports, there are reports that say stone pelters के पीछे आतंकवादी, that these are only the front, और कई कहानी के 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं, 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं. But the fact is that it has to be fitted into some kind of jihad story, because then, and the point that Sanjay was making about how it is feeding into a certain kind of political constituency within India. यूपी के चुनाव है, उससे पहले JNU था, काउस प्लॉटर एक अलग चल रहा है, लेकिन कश्मीर और नेशनलिज्म का मुद्दा ऐसा है कि जो कि आज के ज़माने में बीजेपी को लगता है कि इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ और नहीं बनाया जा सकता, और इसलिए ये चलेगा और बहुत ज़्यादा चलेगा. मुझे भी उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्दी खत्म होने वाला है या किसी के भी मन में ऐसी कोई मंशा है कि किसी तरह से इस वायलेंस को रोका जाए. एक आखिरी चीज़, ये भी टेलीविजन शो से जुड़ी हुई है, लेकिन आई थिंक इट पॉइंट्स टू मेनी अदर थिंग्स. देयर इज दिस शो, आई आल्सो रेयरली वॉच टेलीविजन, स्पेशली न्यूज़, बट देयर वाज अ शो दैट आई केम अक्रॉस द अदर डे व्हिच इज टाइटल्ड, उसका शो का नाम है इंडिया फर्स्ट. न्यूज़ चैनल का शो है इंडिया फर्स्ट. दिस इज नॉट पीपल फर्स्ट और ट्रूथ फर्स्ट और एनीथिंग, things that you would think that news channels or reporters or journalists would be committed to. It's called India First. और कहीं आपको कोई संशय हो तो उसके पीछे इंडियन फ्लैग भी उसके फॉन्ट्स के पीछे नजर आ जाएगा आपको. उसमें एंकरिंग करते हैं गौरव सावंत. तो गौरव सावंत की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट थी कश्मीर के ऊपर. ग्राउंड जीरो पे कुछ चल रहे हैं, आगे 5 CRPF के जवान हैं, पीछे CRPF के जवान हैं, साइड में 3 हैं, उधर 4 हैं. उसके बीच में वो ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह चारों कर्फ्यू और शांति अभी फिलहाल बनी हुई है. ये ब्रेक के बाद उनका जो शो आता है उसमें वो बताते हैं कि सारा हमें CRPF के कैमरे से जो तस्वीरें ली गई हैं उससे पता चल गया है कि किस तरह से जो कश्मीरी नौजवान हैं उन्होंने हमला किया CRPF और पुलिस पर, और किस तरह से रिस्ट्रेंट के साथ, कितने रिस्ट्रेंट के साथ सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो रिस्पॉन्ड किया. अब CRPF कोई चलाने को अपना न्यूज़ चैनल, आप क्यों प्रोग्राम एंकर कर रहे हो? जब फुटेज उन्हीं का, कैमरा उन्हीं का, आगे पीछे प्रोटेक्शन उन्हीं का, तो लेट देम रन द न्यूज़ चैनल. व्हाई आर यू प्रिटेंडिंग टू बी दिस ग्रेट न्यूज़ एंकर? लेकिन तीसरी बात जो उन्होंने की वो ये थी, एक तीसरा सेगमेंट का शो का, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से इस क्राइसिस से लड़ने के लिए नए इक्विपमेंट एक्वायर होंगे, नए तरह के बुलेट प्रूफ जैकेट, और वो पूरा खोल के खुद ही पहन करके ट्राई कर रहे थे कि इतने मिलीमीटर का है, इतने सेंटीमीटर का, इसका इतना वेट है, कितने किलो का ये हेलमेट है, और कितना एंटी राइट ये व्हीकल्स खरीदे गए हैं. आई थिंक दैट इज व्हाट इज रियली द हिडन स्टोरी बिहाइंड इट. आप लोग शायद जानते हो कि इंडिया के इंपोर्ट्स जो है डिफेंस में दुनिया में पहले या दूसरे तीसरे नंबर पे, शायद पहले 3 में ऊपर में आता है. हमारा डिफेंस स्पेंडिंग जो है लगातार कई सालों से, जितना हमारा सोशल सेक्टर पे बजट आउटलेज है उन सब का बराबर, चाहे वो एनआरई हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इन सब चीज़ों से मिला करके ज़्यादा हमारा डिफेंस स्पेंडिंग होता है. तो ये कहाँ यूज ठीक है? पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आपको लग रहा है? ये छत्तीसगढ़ में भी ड्रोन इस्तेमाल किया गया श्रीनगर में. छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी ड्रोन, और इसरो कह रहा है कि अब हमारे प्रेसिजन उस पर आप देख सकते हैं कि माओवादी कहाँ कौन से जंगल में घूम रहे हैं, और उस पर आप ड्रोन से स्ट्राइक कर सकते हैं. तो ये जो पूरा एक मिलिटराइजेशन, सैन्यकरण जो हमारे देश का हो रहा है, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू स्टैंड अप एंड अपोज, एंड नॉट just, of course, it is a question of understanding and empathizing with what's happening and the kind of brutality that is being unleashed, the critical questions that must be resolved, but also I think we need to look inwards and say that do not do this in our universities. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your words. Can I now welcome speak?
पर उपस्थित साथियों को अभिनंदन। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं कश्मीर के मुताबिक बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो कहां से शुरू की जाए? बुरहान वानी मिलिटेंट था, टेररिस्ट नहीं था। कोई टेररिस्ट ये अमरनाथ पिलग्रिम्स को मैसेज नहीं भेजता है कि आप आइए, शौक से आइए, आपको कोई खतरा नहीं है। मैंने तो किसी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट जो कैटेगरी बनाकर हमें पेश की जाती है, उसमें मैंने तो कभी नहीं सुना कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया हो जो कि बुरहान वानी ने, जो उनका शायद आखिरी बयान था, महत्वपूर्ण बयान था, मेरी नजर में सबसे मेमोरेबल। तो ये कैटेगरीज जो होती है टेररिस्ट मिलिटेंसी का, अगर हम इनसे थोड़ा दूर जाकर देखें और समझने की कोशिश करें तो हमें कुछ समझ में आएगा। कश्मीर का मुद्दा है क्या? ये मीडिया का मुद्दा नहीं है, माफ करिए, ये मीडिया का मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मुद्दा मीडिया ने नहीं बनाया, ये हुक्मरानों ने बनाया है। हम जी टीवी और टाइम्स इनको कोसे जरूर, क्योंकि जाहिर है वो झूठे हैं, लेकिन झूठ के बादशाह उधर सरकार में रहे हैं। ये तो उनके चमचा हैं जो कि चमचागिरी कर रहे हैं। डोंट मिस द मेन। कन्हैया ने एक बार कहा था कि हमें आजादी हिंदुस्तान में चाहिए। कश्मीरी बोले कि हमें आजादी हिंदुस्तान से बाहर चाहिए। इन दोनों आजादियों का रिश्ता नहीं। ताली मत बजाओ, सुनो पहले। इन दोनों आजादियों का रिश्ता है एक दूसरे के साथ। हिंदुस्तान के लोगों की आजादी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हमने जिन को बंदी कैदी बनाया हुआ है इस राष्ट्रीय एकता के नाम पर, जब तक उनका एक जनतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन नहीं होगा। कश्मीरियों की आजादी भी पूरी नहीं होगी अगर वो केवल आजादी हिंदुस्तान से चाहते हैं और आजादी इन कश्मीर नहीं करते हैं। इन दोनों चीजों का एक दूसरे से गहरा लगाव है। इन दोनों को अलग करके न देखें और ये समझने की कोशिश करें कि इनमें जो समान है वो हुक्मरान। हमारा स्टेट हमारा सबसे बड़ा चुनौती दे रहा है। ये हमारा नेशन स्टेट का जो कंसेप्शन है, जैसे कि हमने तहरीर से कहा है, उसमें कम्युनल सेक्युलरिज्म का कोई लेना देना नहीं है। दोनों एक ही जगह आके मिलते हैं जहां कश्मीर का मामला होता है। इसीलिए ताज्जुब मत करो अगर पार्लियामेंट में लोग एकजुट होकर एक ही स्वर में बात कर रहे हैं। ये पहले से ना है। आपने क्या 93-94 में जब पार्लियामेंट ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया था कश्मीर में, एक भोंडा रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास किया। कश्मीर को तो छोड़ो, वो तो कश्मीर की तो बात ही नहीं कर रहे थे। उन्हें तो पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर वो भी हमने छोड़ाकर आजाद करना है, उसकी बात कर रहे थे। तो हमारे पार्लियामेंट का इतिहास, हमारे पार्लियामेंट का लोगों कश्मीर के मुताबिक, और मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि वो कोई प्रस्ताव पास नहीं करेंगे। अरे कब प्रस्ताव पास किया उन्होंने? आप मेरे को बताइए 26 साल में कितने प्रस्ताव पार्लियामेंट में आए हैं जिसमें कश्मीर के बवाल हुए? आज जब बवाल मच गई, आज जब आग लगी है, तब बात कर रहे हैं और पार्टी डेलीगेशन का। मतलब क्या पहली बार नहीं जाना और पार्टी डेलीगेशन? पहले ही होकर आ गया, उन्हें कुछ करना ही नहीं था। That was a projected reality. This was part of a propaganda to confuse the people. They had nothing to offer. हिंदुस्तान की हुकूमत ने बार-बार ये कहा है कि 1953, 1952 मतलब इतिहास को आप रिवर्स नहीं कर सकते। जो हो गया वो हो गया। अगर कश्मीर की स्वायत्तता खोखली बन गई है तो वो वैसा ही रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे जैसे सोचने वाले नहीं कह रहे, जो कि आप निर्णय के प्रश्न में खड़े हैं। बस ये वो कह रहे हैं जो कि हिंदुस्तान के हिमायती हैं, जो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता का बात कर रहे हैं। अरे खोखली एकता अखंडता है जिसमें आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो स्वायत्तता देने का वादा किया था, उसी को आपने चरमरा दिया। कुछ
देने को नहीं है हमारे पास, हिंदुस्तान की हुकूमत के पास। वो देगा क्या? कोई पैलेट बर्बादी के अलावा दे क्या सकता है? आप ताज्जुब कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार हम बात हमारी पीड़ा है, हम अपना दर्द बयान करेंगे, शायद कोई समझ लेगा। दोस्तों, ये लंबी जंग है, यहाँ बैठकर अपना गुस्सा शांत करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लंबा है। इसमें सब्र की, संयम की, कमिटमेंट की, एक लंबे दौर में कश्मीरियों के साथ खड़े होने की अगर हम हिम्मत व हिमाकत नहीं दिखा सकें तो कोई मतलब नहीं है इस तरह की मीटिंग का, कोई मतलब नहीं। हम अपने आप को संवेदनशील बनाकर संतुष्ट हो जाएं, ऐसा नहीं चलता। आज हमें कठोर से कठोर प्रश्न का सामना करना पड़ेगा। कश्मीर का मुद्दा है क्या? बना कैसे? ये 47 से डिस्प्यूट था, प्लेबिसाइट का मामला था, आज ये रेफरेंडम में क्यों तब्दील हो गया है जहां लोग आजादी की बात कर रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ? पिछले 67-69 ईयर्स में क्या हुआ और पिछले 26 सालों में क्या परिवर्तन आया? डिफरेंट वाटरशेड, ऐसा नहीं है कि कश्मीर जहां था वैसे ही रहा है। बड़ी तब्दीलियां आई हैं, बहुत झेला है और अलग अलग तरह से झेला है। इस लाइक का कैस्केड, उतार चढ़ाव आता रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन कंट्रोल सख्ती से बनाया गया। हम लोग ताज्जुब करते हैं और हम बात करते हैं मिलिटराइजेशन, क्या रे यार, जंग छेड़ी है हमने अपने लोगों के खिलाफ। ये जंग है और इस जंग में लोगों को मारा जाता है। ये ऐसी जंग है। राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात करके जिन्होंने पहले से पौध देखना शुरू किया है, उनकी मंशा क्या थी? उन्होंने क्या कहा था अपने सिपाहियों को, क्या कहकर भेजा था कि आप पाकिस्तानियों से डर गए, आपके दुश्मन पाकिस्तानी हैं जो कि कश्मीरियों को भड़का रहे हैं। आप पढ़िए एनालिसिस बाय मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट ऑफ द सोल्जर्स, उनकी जो साइकोलॉजिकल परेशानियां हैं उसका जो उन्होंने ब्यौरा दिया है, उसमें ये बार बार कहते हैं कि बड़ा मसला था सिपाहियों के लिए कि फर्क नहीं कर पा रहे थे कश्मीरियों और मिलिटेंट्स में। अरे यार, काउंटर इंसर्जेंसी की तो ये खासियत है कि आप फर्क नहीं करते। नागरिक और कॉम्बेटेंट में कोई फर्क नहीं होता। आपने क्या सोचा है कि 6 लाख से अधिक फौज को आपने केवल मिलिटेंट्स 100-150 मिलिटेंट्स और 40-45 इन्फिल्ट्रेटर्स के रोक के लिए लगा रखा है? मतलब हम इतने बेवकूफ हैं क्या? हम इतने बेवकूफ हैं कि हम मान लिए ये वहां रखे गए हैं लोगों को खामोश करवाने के लिए, मिलिटेंट से लड़ने के लिए नहीं। न ये पहले का ना आज है। ये मिलिटेंट्स से लड़ने के लिए नहीं भेजे गए, इन्हें लोगों पर कब्जा करना है, लोगों के सोचों को चलना है। ये तो आर्मी का डॉक्ट्रिन कहता है, मैंने छोड़ना इजाद किया या किसी ने घर बैठ छोड़ना इजाद किया है। ये हमारी बहादुर आर्मी का कमाल है, उसकी डॉक्ट्रिन में है टू ट्रांसफॉर्म द विल एंड एटीट्यूड ऑफ द पीपल। क्या मतलब होता है टू ट्रांसफॉर्म द विल एंड एटीट्यूड ऑफ द पीपल? प्रे टेल मी, आस्क योरसेल्फ व्हाट डज इट मीन? If it doesn't mean to use force and compulsion to change your attitude, to change your way, हमने कभी ध्यान नहीं दिया इन चीजों पर। बुरहान वानी की शहादत एक वाटरशेड है और ये ध्यान कराने मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं बेहतर जानता हूं किसी और से, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे जिन्होंने लिखा है कश्मीर के ऊपर, मेरे से भी बेहतरीन एनालिसिस किया है, लेकिन एक चीज जो थोड़ी थोड़ी मेरी समझ है, मैं आपको आज ये लिख कर देने को तैयार हूं कि ये सिलसिला आज जो शुरू हुआ है ये 1990 से भी एकदम अलग है। ये इंडिजिनस मूवमेंट है, इसके इंपल्सेस, इसके रिएक्शंस, इसके रिस्पॉन्सेस, इसके रीजंस are all located inside the territory under the control of Indian state, not outside. जो संसद में बैठ के पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, उनकी इनकॉम्पिटेंस की मैं सलाम करता हूं। They are utterly incompetent.
69 ईयर्स में कह रहे हैं कि पाकिस्तान चंद मिलिटेंट रेजर्स के द्वारा और वहां से आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा से कश्मीर में तो पॉपुलर he can provoke them, he can encourage them. ताज्जुब है पाकिस्तान वही बड़ा must be a fantastic opportunity for Pakistan. It's so powerful that it can influence development in a state where more than 600,000 Indian soldiers, paramilitary forces and armed police are present with extraordinary powers of life and death over the people. There are stringent laws that direct and govern. मीडिया की तो आपने तारीफ अभी सुनी ली, पार्लियामेंट की तारीफ भी आपने सुनी ली। अब बताइए बचा क्या है? बचा क्या है? आप कुछ देने को तैयार नहीं है क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं। भूल जाइए, अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे कूड़े के डब्बे में डाल दिया। मनमोहन सिंह की सरकार ने इंटरलॉक्यूटर्स की कमेटी बनाई। इट्स अ ब्लडी जोक। आप पढ़ते देखिए और मेरे को बताइए आपकी कुछ समझ में भी आता है उसको। इट्स अ ब्लडी जोक। वो कहते हैं हिस्ट्री कैन नॉट बी रिवर्स, दे हैव नथिंग टू ऑफर। तो आप खाक कर दे कहते हैं सब कुछ। और ऐसी रिपोर्ट लिखी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इटसेल्फ हैड डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग इवन दोस माइनर reformist stances they took was difficult for the UPA government. One कश्मीर का मुद्दा आरएसएस बनाम कांग्रेस बनाम सेक्युलरिज्म नहीं है। कश्मीर का मुद्दा हमारे अपनी, हमें सबको अपने आप को पूछना पड़ेगा, क्या ये हिंदुस्तान हमारे सपनों का हिंदुस्तान है? Is this the self-image we want of this country? Is this what we that a government successively for over 69 years dishonors the people, lies to them, uses their presence and their muteness to unleash a barbaric war on our own people? He remains silent. He remains silent. भूल जाइए और कुछ आपको याद है अभी हाल में आप बुरहान की तो बात करें, थोड़ा सा 1 महीने पहले चलिए हंडवारा में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ सैनिकों द्वारा। उसको लेकर आक्रोश में जब लोग बाहर उतरे 5 को गोली से मार दिया गया। उसके चंद महीने पहले हरियाणा का हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है जहां पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड आर्मी all became a cruel joke. They were deployed. That's about it. आर्मी को बोला फ्लैग मार्च करो। कश्मीर में तो उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो गोली दागते हैं। पुलिस भाग गई थी, आधे से ज्यादा भाग गई थी हरियाणा की हमारी बहादुर पुलिस। अर्धसैनिक दल कोई स्थिति नहीं संभाल पाए। वहां किसी ने शूटेड सारे पैलेट गन, टीयर गैस इस कदर इस्तेमाल नहीं देखा, which is targeted at the people, which is deliberately targeting the people. पैलेट गन से अगर इतने लोगों की आंखें गई हैं, please remember that they have been trained to shoot, to blind people. Don't confuse the issue. Don't think this is just an accident. It is deliberate. It is meant to do. It is meant to cause this harm. And it has been going on for the last so many years. ये पहली बार नहीं हुआ है ना, आखिरी बार हुआ है। भूल जाइए, कोई सोचता है कि इतना बड़ा हम लोगों के बोलने के बाद नॉन लीथल वेपन्स का इस्तेमाल हो जाएगा। भूल जाइए 2008, 2009, 2010 में भी हो गया था। हंगामा होता है, चीजें बैठ जाती हैं और बाहर की सुर्खियां और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियों से हट जाता है ध्यान। उसके बाद हम वापस वही पहुंच जाते हैं जहां पहले। कश्मीर जब तक हिंदुस्तान का गुलाम बनते रहेगा, उसकी अपने प्रॉस्पेरिटी और फ्यूचर, ये मैं खुलकर बोल रहा हूँ खतरे में, ये मेरी अपनी समझ है, आप लोग इससे इत्तेफाक नहीं करें, ये आपका हक। मैं अपनी तरीके से सोचता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि कश्मीरी हिंदुस्तान के लिए इकट्ठा रहकर, क्योंकि हिंदुस्तान में उन्होंने कुछ नहीं किया है अभी तक, हम उनकी सॉलिडारिटी के लिए खड़े के साथ खड़े होने के लिए हमें 26 वर्ष का
इंतजार करना पड़ा है, हमें बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा उनका विश्वास जीतने के लिए कि हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो उनकी सॉलिडारिटी में खड़े हैं, जो उनकी आजादी के पक्ष में खड़े हैं, चाहे हमारे कितने भी इत्तेफाक क्यों ना, हम उन इत्तेफाक को तभी उठा सकते हैं उनके साथ जब उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं और जहां वो उनका विश्वास हमारे ऊपर है, जहां अपने सरोकार भी उनके सामने रख सकते हैं। वो सुनते हैं, हिंदुस्तानी नहीं सुनते हैं जितने ज्यादा कश्मीरी सुनते हैं। और ये जो झूठ हमें परोसा गया, जिस झूठ और झूठी समझ के हम शिकार बन गए और हमने कभी प्रश्न करने की हिम्मत नहीं कर, आज वक्त आया है कि हर चीज पर प्रश्न, हर चीज पर। यार उनका फाइनेंस मिनिस्टर खुद कहता है वो सिर्फ फेडरलिज्म की बात करता है, तो क्या हम झूठ कह रहे हैं? हम झूठ कह रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, इट्स अ फॉर्म ऑफ कोर्शन एंड अ कोर्सिव रिलेशनशिप। ये मेरी जुबान नहीं है, ये उस व्यक्ति की जुबान है जो कि चमचा है आज हिंदुस्तानी हुकूमत का और फाइनेंस मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर का। लोग पूछते हैं कि पीडीपी बीजेपी कैसे साथ आ गए? अरे एक आइडियोलॉजिकल पार्टी, एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी के साथ आ जाए तो उसमें ताज्जुब क्या करने की बात है? बताओ मेरे को। पीडीपी का आइडियोलॉजिकल, मेरे को इस समझ पर मेरे को हंसी आती है यार। आप कितना समझते हो कश्मीर को? महबूबा मुफ्ती सॉफ्ट सेपरेटिज्म से सॉफ्ट हिंदुत्व चाहने में उससे ज्यादा कितना वक्त लगा? All she needed was 17 MLAs declared a rebellion against her, and she realized that her only chance for survival is to sit in the lap of RSS. That's it. इससे ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि इससे ज्यादा ना वो सोचते हैं तो हम बेवजह ही तरह के सवाल में ना खोल पाए। जो बुनियादी मुद्दा है उसकी तरफ देखिए। जो बुनियादी मुद्दा है वो आज ये है कि ये खत्म नहीं होने वाला है। ये जो मिलिटेंसी है ये पीछे नहीं हटने वाली है। ये तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक कोई डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन, डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन हम नहीं पेश। ये कहना कि हम हिंदुस्तान के संविधान के बीच में रहकर कोई समाधान निकाल देंगे, ये डायलॉग हो सकता है फिल्म का, हकीकत नहीं। क्योंकि हमारी हुकूमत ने 68 सालों में उस ऑटोनॉमी को खोखला बनाया है, ये उनकी पॉलिसी थी। आप पढ़िए गुलजारीलाल नंदा को संसद के फ्लोर पर। यार मैं संसद को नहीं मानता, लेकिन जो संसद की गरिमा पर भरोसा रखते हैं वो सुने गुलजारीलाल नंदा ने क्या कहा। उन्होंने कहा था कि we slowly erode the economy of Kashmir and then it will become like any other state in India। हम भूल जाते हैं, क्योंकि भूलना अच्छा होता है ना, कि सोचना नहीं पड़ता। भूल जाए 2008 में बेचारे उठे एजुकेशनल टेररिज्म, ये क्या बला होती है? आप निहत्ते सड़क पर आ रहे हैं, एजुकेशनल टेररिज्म हो गया। ये देखिए हमारा कमाल, हमारे सोचने का कमाल हिंदुस्तान में, हमने उसको एजुकेशनल टेररिज्म। और इतनी दूर क्यों जाए यार? 68 साल से हिंदुआइजेशन का जो दौर चला है, ये 2 साल पुराना नहीं है, माफ करिए, ये 2 साल पुराना नहीं है। इंडियन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आज भी वेबसाइट पर अमरनाथ की यात्रा को जिस तरीके से बयान किया गया, बताइए मेरे को वो किस सेक्युलरिज्म का नमूना है जिसमें कहा गया है it would be a mark of a solidarity and patriotism to make this, undertake this yatra to Amarnath, mark of solidarity and patriotism towards the soldiers who are fighting at the border। मेरे को बताइए ये कौन सा सेक्युलरिज्म की हम बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म तो चरमाया हुआ है। We have institutionalized discrimination। हम भूल गए क्या कि नहीं अभी हम मुसलमानों की बात न करें, क्योंकि उनकी बात करना गलत है, केवल कश्मीर तक महदूद रखें। बकवास। इंडियन सेक्युलर डेमोक्रेसी पर लोगों का क्या भरोसा रहने वाला है? पिछले इतने दशकों में हमने देखा वो तो, और पिछले 2 साल में जो आरएसएस बीजेपी में कर दिखाया, उसके बाद हिंदुस्तानी बैठ के कहते हैं कि नहीं यार
हिंदुस्तान फिर भी अच्छा है। मतलब जिस हिंदुस्तान में 2014 को कत्लेआम का अपराधी प्रधानमंत्री बन गया, वायलेंस की बात करते हैं, हमें वायलेंस से हो गया वायलेंस। 68 साल तक आरएसएस वायलेंस करती रही, उसके बाद सत्ता पर आई, हमें वायलेंस मत करनी है। ये टोटल डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में आज भी मौजूद है, खाक मौजूद है, खाक मौजूद है। लोग कहते हैं हिंदुस्तानियों को हिंसा से घृणा है, खास घृणा है। 31% ने वोट दिया है नरेंद्र मोदी जी को, भूल गए क्या? 31% unmindful of his record and RSS record, they voted for Mr. Narendra Modi and RSS BJP। अब आप मुझे कह रहे हैं कि जब हम हिंदुस्तानियों खास करके मेरे को नहीं पता आप लोग इधर बैठे हैं उनकी क्या समझ है, मेरी समझ पूरी क्लियर है। मैं इस इंडियन सेक्युलर डेमोक्रेसी को तो मेरे को तो देखते ही मेरे को लग रहा है कौन सी सेक्युलर डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, जर्मनाई हुई हालत है। उस दौर में बजाय इसके कि हम सच्चाई से वास्ता करें, हम सच्चाई को समझें, उसकी क्रूर सच को समझने की कोशिश हो, India is not an attractive proposition for Kashmir, but it's not just 69 years, अब ये सीनियर पे अब बताइए मेरे को, खुद अपने गिरवान में झांक कर देखिए और बताइए मेरे को कितने आश्वस्त है आप। अभी तो हम रोना रो रहे थे एक महीना पहला, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है, आरएसएस के हाथों बीजेपी आ गई है, सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगी। अचानक हम भूल क्यों गए? अचानक उस चीज को देखकर जोड़कर हम कश्मीर को क्यों नहीं समझ रहे हैं या देखने की भी कोशिश कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमारे प्रश्न हो सकते हैं, हमारे दिल में सवाल हो सकते हैं कि मूवमेंट कहाँ ले जाएगा, किस तरफ जाएगा, इस मूवमेंट का क्या रोल रहेगा माइनॉरिटीज की तरफ, जम्मू के लोग क्या समझते हैं। ये सारे सवाल बहुत जरूरी है और इनका आंसर भी जरूरी है। इनको अलग करके नहीं देख पाते।